नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। वक्त की रेत कब हाथों से फिसल गई पता ही नहीं चला। देखते ही देखते हम साल 2025 के आखिरी पड़ाव पर आ गए। ये साल किसी के लिए नई उम्मीदें लेकर आया तो किसी के लिए बड़ी चुनौतियां। तकनीक की दुनिया में एआई को नए कीर्तिमानों से लेकर खेल के मैदान में मिली ऐतिहासिक जीतों तक 2025 इतिहास के पन्नों में अपनी एक अलग पहचान दर्ज करा चुका है। एक साल, कई कहानियां, कुछ फैसले जो इतिहास बने, कुछ तस्वीरें जो यादों में बस गई और कुछ पल जिन्होंने देश की दिशा तय की। 2025 के आखिरी लम्हों में हम आपको ले चलेंगे उन बड़ी घटनाओं की ओर जो सुर्खियां बनी, जिन्होंने देश को एक नई दिशा दी और जिनसे निकला आने वाले कल का एक बेहतर रास्ता। तेरह जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक प्रयागराज में संगम तीरे महाकुंभ का आयोजन हुआ। इस महाआयोजन में भारत की आस्था, अध्यात्म और अद्भुत आयोजन का सबसे भव्य रूप देखने को मिला। महाकुंभ सिर्फ धार्मिक आयोजन भर नहीं था, बल्कि विश्व का सबसे बड़ा कल्चर फेस्टिवल बनकर उभरा। 38 दिनों तक चलने वाले महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का संगम दिखा, जिसमें दुनिया भर से आए यात्रियों ने भारत की अतुल्य आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव किया। संगम तट पर बसा ये विशालकाय शहर, जिसे टेंट सिटी कहा गया, अस्थायी होने के बावजूद हर सुविधा से लैस था। ये सिर्फ एक मेला नहीं, बल्कि मानवीय आस्था, संगठन और स्वच्छता का अद्भुत उदाहरण था। जनवरी और फरवरी के ठंडे महीनों में 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पवित्र संगम में डुबकी लगाई। नागा साधुओं के शाही स्नान से लेकर आम भक्त की डुबकी तक हर दृश्य दिव्यता से भरा था। इतनी बड़ी भीड़ के बावजूद स्वच्छता और सुरक्षा व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर की थी। भारत ने दिखा दिया कि वो शांतिपूर्ण तरीके से दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन सफलतापूर्वक कर सकता है। अध्यात्म का ये महाउत्सव पूरी तरह हाईटेक और पर्यावरण अनुकूल था। स्मार्ट कंट्रोल रूम, इंटीग्रेटेड सेफ्टी सिस्टम, ट्रैफिक मैनेजमेंट, डिजिटल हेल्प डेस्क जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस इस आयोजन में ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल किया गया। महाकुंभ 2025 ने भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक ताकत को फिर से परिभाषित किया। ये आस्था की शक्ति और सद्भाव का एक शानदार अनुभव था, जिसमें आस्था का अमृत, परंपरा का उत्सव और भारत की आधुनिक क्षमता का शानदार उदाहरण देखने को मिला। पच्चीस नवंबर 2025 को अयोध्या की धरती पर राम मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ और इसी दिन संसार ने राम मंदिर के शिखर पर उसकी पूर्णता का शंखनाद करने वाली पताका को लहराते देखा। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भगवान राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। उसके बाद 25 नवंबर 2025 को श्रद्धा, आस्था और विश्वास के साथ अध्यात्म के शिखर पर धर्म ध्वजा लहराई गई। ये वो शुभ घड़ी थी जब राम संस्कृति का नया अध्याय शुरू हुआ। अयोध्या की पावन धरती पर ये भव्यता का नया स्वर्णिम अध्याय था। ये वो पल था जिसका करोड़ों राम भक्तों को सैकड़ों सालों से इंतजार था। जब राम मंदिर के शिखर पर धर्म पताका लहरा रही थी, पूरे देश और दुनिया की निगाहें अयोध्या पर टिकी थीं। अभिजीत मुहूर्त में पूरे विधि विधान के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने बटन दबाकर ध्वजारोहण कार्यक्रम को संपन्न किया। भगवान श्री राम के गर्भगृह की अनंत ऊर्जा, श्री राम परिवार का दिव्य प्रताप इस धर्म ध्वजा के रूप में इस दिव्यतम भव्यतम मंदिर में प्रतिष्ठापित हुआ है। और साथियों, ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। ये ध्वज सफलता है, ये ध्वज संघर्ष से सृजन की गाथा है, ये ध्वज
सदियों से चले आ रहे स्वप्नों का साकार स्वरूप है। ध्वजारोहण के साथ ही पूरी अयोध्या नगरी में भक्ति उत्साह और अलौकिक वैभव का माहौल छा गया। श्रद्धालु अपनी आंखों के सामने ये विहंगम दृश्य देखकर भाव विभोर हो गए। दूर दूर से लोग धर्म ध्वजा को लहराते हुए देखने के लिए रामनगरी पहुंचे थे। सदियों का संकल्प, शताब्दियों की संघर्ष यात्रा, पीढ़ी दर पीढ़ी की त्याग तपस्या के बाद वो शुभ दिन आया जब राम मंदिर संपूर्ण रूप से राम भक्तों को सौंप दिया गया। ये दिन सिर्फ राम मंदिर के संपूर्ण होने का नहीं, बल्कि संकल्प के सिद्ध होने का भी रहा। ये सदियों के संघर्ष के सार्थक प्रतिफल का भी था, एक महायज्ञ की पूर्णाहुति का भी था, जिसमें एक भव्य, दिव्य और अलौकिक राम मंदिर का सपना सनातन प्रेमियों ने देखा था। 2025 में भारत और रूस के रिश्तों में एक नया अध्याय भी जुड़ा, जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की ऐतिहासिक मुलाकात हुई। यूक्रेन युद्ध के तनाव के बीच जब पुतिन मेहमान बनकर आए तो पीएम मोदी की मेजबानी देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई। पीएम मोदी तमाम प्रोटोकॉल्स को तोड़ते हुए पुतिन की मेजबानी करने खुद एयरपोर्ट पर पहुंच गए। पीएम मोदी एयरपोर्ट पर पुतिन को सरप्राइज देने आएंगे, ये खुद पुतिन को भी नहीं पता था। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात ये रही कि पुतिन अपनी स्पेशल कार छोड़कर प्रधानमंत्री मोदी के साथ सफेद फॉर्च्यूनर में ही सवार हो गए। राष्ट्रपति भवन में पुतिन का स्वागत हुआ, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रूस के राष्ट्रपति महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने राजघाट भी पहुंचे। दिल्ली में हुई इस मुलाकात ने साबित कर दिया कि रणनीतिक साझेदारी और कूटनीति में भारत और रूस अभी भी एक मजबूत जोड़ी हैं। मुलाकात के बाद दोनों देशों ने 2030 तक आर्थिक सहयोग का रोड मैप तय किया। ऊर्जा, ट्रेड, रक्षा और टेक्नोलॉजी, हर क्षेत्र में साझेदारी को विस्तार देने का फैसला हुआ। भारत और रूस के बीच 25 साल पुरानी दोस्ती इन समझौतों के साथ और मजबूत हो चुकी है। दो 2025 की सबसे बड़ी और गर्व से भर देने वाली गुड न्यूज में से एक है भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा मिशन था जिसने दुनिया को भारत की ताकत और तैयारी दोनों दिखा दी। 7 मई 2025 की रात को भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया, जिसके तहत भारतीय जाबाजों ने पीओके में आतंकवादियों के लॉन्च पैड और ट्रेनिंग सेंटर्स को नष्ट कर दिया था। इस कार्रवाई में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के 9 आतंकी कैंप्स को टारगेट कर पूरी तरह से बर्बाद किया गया। हालांकि भारतीय सेना की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने भी मिसाइल्स और ड्रोन दागे, लेकिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान के तमाम हमलों को नाकाम कर दिया। इस दौरान दोनों देशों के बीच 4 दिन तक सैन्य टकराव चला। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत के आतंकवाद से निपटने की बदली रणनीति को दर्शाया, जिसमें सीमा पार सटीक और सुनियोजित हमलों के माध्यम से आतंकी ढांचे को ध्वस्त किया गया। दो 2025 में भारत को आर्थिक मोर्चे पर सबसे बड़ी गुड न्यूज मिली, जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। हमने अपने मजबूत आर्थिक विकास से जापान और जर्मनी दोनों को पीछे छोड़ दिया है। ये 1.4 अरब भारतीयों के सामूहिक प्रयास का परिणाम था। भारत की जीडीपी अब $4 ट्रिलियन के करीब पहुंच चुकी है। आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल पेमेंट, स्पेस और स्टार्टअप सेक्टर, हर क्षेत्र में भारत दुनिया में नए मानक बना रहा है। ये उपलब्धि सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं थी, ये आत्मनिर्भर भारत की सफलता की कहानी है। आज हम न केवल आर्थिक महाशक्ति बन रहे हैं, बल्कि रक्षा क्षेत्र में भी स्वदेशी उत्पादन और निर्यात के नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। तेजी से बढ़ती ग्रोथ, मजबूत मार्केट, रिकॉर्ड निवेश और नई टेक्नोलॉजी, इन सब ने मिलकर भारत को दुनिया की नई आर्थिक ताकत बना दिया। भारत का ये आर्थिक टेक ऑफ दुनिया को बता रहा है कि आने वाला दशक भारत का दशक होने वाला है। दो 2025 में भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो डिजिटल क्रांति का अगुवा है। भारत में डिजिटल पेमेंट्स ने दुनिया भर के रिकॉर्ड तोड़ दिए। 25 में भारत ने डिजिटल लेन देन की संख्या के मामले में अमेरिका, चीन और यूरोपीय देशों को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया। इसमें यूपीआई की भूमिका सबसे अहम रही।
भारतीय यूपीआई अब फ्रांस, यूएई, सिंगापुर समेत 8 से ज्यादा देशों में काम करता है। भारत के यूपीआई का लोहा मानते हुए आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी मुहर लगा दी। आईएमएफ ने ट्रांजैक्शन की मात्रा के आधार पर इसे दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के रूप में मान्यता दी। ग्लोबल रियल टाइम भुगतान प्रणाली में 49% हिस्सेदारी और 129.3 अरब के लेन देन के साथ यूपीआई वैश्विक सूची में टॉप पर है। 5, 4, 3, 2, 1, ignition. 25 जून 2025 की उस तारीख पर देश को एक और गुड न्यूज मिली जब भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक और सुनहरा पन्ना जुड़ गया। जब भारत के बेटे शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष में ऐतिहासिक उड़ान भरी। भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने अपने 4 साथियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचकर अंतरिक्ष में 18 दिन बिताए और नई इबारत लिखाए। इन 18 दिनों में शुभांशु ने 60 से ज्यादा वैज्ञानिक प्रयोग किए, जिनमें माइक्रोग्रेविटी में मानव शरीर का अध्ययन, नैनो टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग और भविष्य के स्पेस हेल्थ रिसर्च से जुड़े कई महत्वपूर्ण टेस्ट शामिल थे। इस ऐतिहासिक मिशन में शुभांशु शुक्ला पायलट की भूमिका में थे, यानी आईएसएस तक अंतरिक्ष यान को सुरक्षित ले जाने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी और उन्होंने ये मिशन पूरा भी किया। वो 15 जुलाई 2025 को पृथ्वी पर सुरक्षित लौटे। ये पहली बार था कि किसी भारतीय ने कॉमर्शियल स्पेस मिशन में पायलट की जिम्मेदारी निभाई और सफलता के साथ पृथ्वी पर लौटे। शुभांशु शुक्ला 1984 में राकेश शर्मा की ऐतिहासिक उड़ान के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बने। 1, 0 साल 2025 भारत के लिए अंतरिक्ष मिशन के लिए बेहद कामयाब साल रहा। एक के बाद एक कई गुड न्यूज भारत के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र से आई। उन्हीं में से एक रही इसरो के चंद्रयान 4 मिशन की कामयाबी। चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता के बाद भारत की निगाहें चंद्रमा पर अपने अगले और महत्वाकांक्षी मिशन पर टिकी है। इसरो ने इस मिशन की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। चंद्रयान 4 मिशन कई मायनों में खास है क्योंकि इसके तहत चंद्रमा की सतह से सैंपल वापस लाने की योजना है। इस बड़ी चुनौती से पहले इसरो ने मिशन के एक अहम हिस्से मानव रहित टेस्ट फ्लाइट को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। इस टेस्ट फ्लाइट ने लैंडिंग, सैंपल कलेक्शन और पृथ्वी पर वापसी की जरूरी तकनीकों का परीक्षण किया। वैज्ञानिकों के अनुसार ये परीक्षण पूरी तरह से कामयाब रहा है, जिससे मुख्य मिशन का रास्ता साफ हो गया है। चंद्रयान 4 सिर्फ एक मिशन नहीं, भारत के स्पेस ड्रीम का अगला बड़ा अध्याय है। टेस्ट फ्लाइट की सफलता ने साबित कर दिया कि भारत चांद तक जाने के लिए तैयार है। – 2025 रक्षा क्षेत्र में भी एक ऐतिहासिक साल रहा। भारत ने इस साल रक्षा निर्यात में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, जो आत्मनिर्भर भारत की सफलता की कहानी बयां करता है। 2025 में भारत ने कुल 23,622 करोड़ रुपए के हथियार, सैन्य उपकरण और रक्षा सामान दूसरे देशों को बेचे। ये आंकड़ा पिछले सालों के मुकाबले कई गुना ज्यादा है और एक नया रिकॉर्ड भी है, यानी हमारी मिसाइल्स, रॉकेट सिस्टम और दूसरे स्वदेशी उपकरण अब दुनिया भर के देश खरीद रहे हैं। अब तक भारत हथियार सिर्फ इंपोर्ट करता था, लेकिन अब स्वदेशी हथियारों का एक्सपोर्ट नई बुलंदी पर पहुंच रहा है। – 2025 भारतीय रक्षा उद्योग के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है। देश ने रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया। इस साल कुल मिलाकर 1.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा के हथियार, उपकरण और रक्षा सामान देश के अंदर ही बनाए गए। ये आंकड़ा पिछले साल की तुलना में 18% ज्यादा इजाफा दिखा रहा है। इस उत्पादन में सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों ने अहम योगदान दिया है। ये बढ़ोतरी दिखाती है कि भारत अब सिर्फ दूसरे देशों से खरीदे गए हथियारों पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हो रहा है। – 2025 भारतीय नौसेना के लिए भी शानदार विस्तार और अपनी ताकत को दोगुना बनाने वाला साल साबित हुआ है। जनवरी से दिसंबर तक नौसेना ने ऐसे कई अत्याधुनिक युद्धपोत और पनडुब्बियां कमीशन किए, जिन्होंने भारत की समुद्री शक्ति को नई दिशा और गहराई दी है। आईएनएस नीलगिरी से लेकर आईएनएस वागशीर और आईएनएस तमाल से लेकर आईएनएस माहे इनमें शामिल हैं। आईएनएस माही जहां भारत की तटीय सुरक्षा और समुद्री निगरानी को और मजबूत कर रहा है, तो वहीं आईएनएस नीलगिरी मल्टी मिशन सतही युद्ध, वायु रक्षा और एंटी सबमरीन ऑपरेशंस में माहिर है। इसके अलावा भारत का सबसे शक्तिशाली स्वदेशी डिस्ट्रॉयर आईएनएस सूरत भी इस साल नौसेना में कमीशन किया गया। नौसेना की ब्लू वाटर क्षमता का प्रतीक है। साथ ही आईएनएस वागशीर सबमरीन फ्लीट की रीढ़ को और मजबूत करता है, जिसमें स्टेल्थ इंजन और सोनार सेंसर लगे हैं। तटीय सुरक्षा के लिए एंटी सबमरीन जहाज आईएनएस अर्नाला, आईएनएस निस्तार, आईएनएस उदयगिरी, आईएनएस हिमगिरी और आईएनएस ईक्षक को भी इसी साल कमीशन किया गया है।
2025 में भारत ने अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए कई शानदार कदम उठाए हैं। इन्हीं में से एक है 30 किलोवाट लेजर बेस्ड डायरेक्ट एनर्जी वेपन यानी DEW MK2, जिसका सफल परीक्षण किया गया। ये खतरनाक हथियार दुश्मन के ड्रोन और हेलीकॉप्टर को पलक झपकते ही नष्ट करने की ताकत रखता है। इस हथियार का परीक्षण आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में नेशनल ओपन एयर रेंज में किया गया। इस परीक्षण में स्वदेशी सिस्टम ने एक छोटे विमान और ड्रोन के झुंड को कुछ पलों में ही ढेर कर दिया। लेजर बेस्ड डायरेक्ट एनर्जी वेपन आधुनिक युद्ध में इस्तेमाल होने वाला बेहद घातक हथियार है। ये खासकर ड्रोन्स जैसे हथियारों के खिलाफ कारगर साबित होता है। ये लंबी दूरी तक निशाना लगाने में सक्षम है। मिसाइल की तरह इसका कोई ठोस प्रोजेक्टाइल नहीं होता। बस हथियार से निकलने वाला लेजर अत्यधिक एनर्जी की मदद से दुश्मन के ड्रोन या अनमैन्ड एरियल व्हीकल को तबाह कर देता है। इसमें लगा रेडार पहले अपने टारगेट का पता लगाता है, इसके बाद लाइट की स्पीड से उस पर हमला करता है। इसलिए लेजर का हमला सेकंड से भी कम समय में दुश्मन के हथियार तक पहुंच जाता है। इससे टारगेट में आग लग जाती है और वो तबाह हो जाता है। – 2025 में भारतीय सेना ने अपनी युद्ध क्षमताओं को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। सेना के बेड़े में कई ऐसे घातक ड्रोन भी शामिल हुए जो फ्यूचर वॉरफेयर में गेम चेंजर साबित होंगे। जहां हेरॉन MK2 ड्रोन ने निगरानी क्षमताओं को कई गुना बढ़ाया, तो वहीं स्वदेशी नागास्त्र 1R लोइटरिंग म्यूनिशन यानी कामिकेज ड्रोन है, जो दुश्मनों के ठिकानों पर सटीक और आत्मघाती हमला करने में सक्षम है। हालांकि सबसे ज्यादा अहम रहा स्वार्म ड्रोन सिस्टम का समावेश। AI से लैस ये छोटे ड्रोन झुंड में हमला करते हैं और व्यक्तिगत सैनिकों तक को निशाना बना सकते हैं। इसके साथ ही 2025 में सेना को मिले नए VTOL और FPV ड्रोन, जो पूरी तरह स्वदेशी तकनीक पर आधारित हैं। खास बात यह है कि इनमें विदेशी या चाइनीज कंपोनेंट्स का इस्तेमाल नहीं है। ये ड्रोन पहाड़ी इलाकों, बॉर्डर और हाई एल्टीट्यूड क्षेत्रों में रियल टाइम निगरानी की जबरदस्त क्षमता रखते हैं। – 2025 में भारत ने अग्नि मिसाइल सीरीज के कई सफल परीक्षण भी किए, जिनमें अगस्त में अग्नि 5 और सितंबर में अग्नि प्राइम शामिल हैं। ये दोनों परीक्षण भारत की रणनीतिक और परमाणु क्षमता को मजबूत करते हैं। खासतौर से अग्नि प्राइम का परीक्षण एक रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर से किया गया। ये कैनिस्टराइज्ड लॉन्चिंग सिस्टम से लॉन्च की गई। इसके लिए ट्रेन को विशेष तौर पर डिजाइन किया गया। ये ट्रेन देश के हर उस कोने तक जा सकती है जहाँ रेल लाइन मौजूद है। टेस्ट ओडिशा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से किया गया। इस टेस्ट ने भारत को उन चुनिंदा देशों के ग्रुप में शामिल कर दिया है जिनके पास रेल नेटवर्क से मिसाइल लॉन्च करने वाला कैनिस्टराइज्ड लॉन्चिंग सिस्टम है। इसके अलावा अग्नि 5 मिसाइल भारत की सबसे ताकतवर मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। ये मिसाइल परमाणु बम को अपने साथ ले जाने में सक्षम है और इसकी रेंज करीब 5000 किलोमीटर तक की है। इस मिसाइल में MIRV तकनीक भी है। इसके तहत एक ही मिसाइल अपने साथ कई परमाणु हथियार ले जाकर हमला कर सकती है, जिससे अलग अलग टारगेट को निशाना बनाया जा सकता है। ऐसी क्षमता चुनिंदा देशों के पास ही है। – 2025 में चिकित्सा के क्षेत्र में एक ऐसी गुड न्यूज आई जिसने कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से लड़ने की हमारी क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया है। अब शुरुआती पहचान के लिए एक सस्ता और प्रभावी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टेस्ट लॉन्च किया गया है। अब तक कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का देर से पता चलना सबसे बड़ी चुनौती था, लेकिन अब उसे शुरुआती स्टेज में ही पहचानने का रास्ता बेहद आसान हो गया है। नई AI तकनीक के जरिए चंद मिनटों में हाई एक्यूरेसी के साथ ही पता चल सकता है कि कैंसर के शुरुआती संकेत मौजूद हैं या नहीं। सबसे खास बात ये कि ये टेस्ट बेहद किफायती है, जिससे आम लोग भी इसका फायदा उठा सकें। ये AI टेस्ट खासतौर पर ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, प्रोस्टेट और ओरल कैंसर जैसे मामलों में बहुत प्रभावी पाया गया है। चूंकि कैंसर का सफल इलाज अक्सर शुरुआती स्टेज पर ही निर्भर करता है, इसलिए इस सस्ते और सुलभ परीक्षण से देश भर में लाखों लोगों की जान बचने की उम्मीद जगी है। साल 2025 में विज्ञान और तकनीक ने मानवता की एक बड़ी सेवा की है। भारत ने देश की पहली AI संचालित आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च की, जिससे भूकंप, बाढ़ और सुनामी जैसी आपदाओं से होने वाले जानमाल के नुकसान को कम करने की उम्मीद जगी है। सेंसर बेस्ड AI सिस्टम स्मार्ट फ्लड मॉनिटरिंग नेटवर्क प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए सुरक्षा कवच बनकर सामने आया है। ये AI मॉडल रियल टाइम डेटा, सैटेलाइट इनपुट और मौसम पैटर्न का विश्लेषण कर चेतावनी देने में सक्षम है, जिससे लाखों लोगों की जान और संपत्ति की सुरक्षा को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में हुए सफल ट्रायल के बाद अब इसे 25 राज्यों में इंस्टॉल करने की योजना है।
2025 में भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इस साल राजस्थान के सुनहरे रेगिस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया। ये 10 गीगावाट क्षमता वाला मेगा सोलर पार्क न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व के लिए एक मिसाल है। ये सोलर पार्क अकेला 1 करोड़ घरों को बिजली देने की क्षमता रखता है। सबसे बड़ी बात ये कि परियोजना भारत को 2030 तक 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी के लक्ष्य के और पास ले जाती है। राजस्थान की तेज धूप, विशाल भूमि और आधुनिक टेक्नोलॉजी ने मिलकर इसे ग्लोबल क्लीन एनर्जी लैंडमार्क बना दिया है। ये पार्क कार्बन उत्सर्जन में हर साल करोड़ों टन की कमी करेगा और भारत को ग्रीन एनर्जी सुपर पावर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाएगा। सौर ऊर्जा का ये नया सूरज न केवल भारत की अर्थव्यवस्था को रोशन करेगा बल्कि दुनिया की ऊर्जा कहानी भी हमेशा के लिए बदल देगा। दो 2025 में भारत ने परिवहन के भविष्य की दिशा में एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी कदम उठाया। महाराष्ट्र में देश का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तैयार हुआ। इस हाइपरलूप ट्रैक को रेलवे ने IIT मद्रास के साथ मिलकर तैयार किया। ये तकनीक भविष्य में देश में रेल यात्रा को बदल सकती है। ये तकनीक 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हासिल कर सकती है, जिससे दिल्ली से जयपुर की यात्रा मात्र 30 मिनट में पूरी होगी। हाइपरलूप एक एडवांस हाई स्पीड ट्रेवल सिस्टम है, जिसमें कैप्सूल या पॉड्स वैक्यूम ट्यूब्स के माध्यम से 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा की जा सकती है। महाराष्ट्र का ये टेस्ट ट्रैक भारत को हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में दुनिया के चुनिंदा देशों की कतार में खड़ा करता है। और अगर सब कुछ योजना के अनुसार चला तो आने वाले सालों में मुंबई पुणे जैसे रूट्स पर सफर सिर्फ 20 से 25 मिनट का रह जाएगा। दो 2025 का साल भारत के शहरी परिवहन के लिए एक क्रांतिकारी वर्ष साबित हुआ। देश भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी में रिकॉर्ड सुधार देखा गया। 2025 में मेट्रो और रैपिड रेल परियोजनाओं का अभूतपूर्व विस्तार हुआ, जिसने शहरों की रफ्तार बदल दी। इस साल 16 नए शहरों में मेट्रो सर्विसेज शुरू की गई, जिससे कुल मिलाकर 70 से ज्यादा शहर अत्याधुनिक स्मार्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क से जुड़ गए हैं। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर के महत्वपूर्ण हिस्सों का उद्घाटन किया गया, जिससे NCR में यात्रा का समय कई गुना कम हो गया। कई राज्यों ने हाई स्पीड रैपिड रेल कॉरिडोर को तेजी से आगे बढ़ाया, जिसकी वजह से दिल्ली अलवर, दिल्ली पानीपत और वडोदरा अहमदाबाद जैसे रूट्स पर तेज रफ्तार कनेक्टिविटी का काम शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा है। दो 2025 में भारत ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक बड़ा कदम उठाया। देश में पहली बार पूरी तरह प्लास्टिक फ्री एयरपोर्ट्स ऑपरेशनल हुए। केरल का त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट और मणिपुर का इम्फाल एयरपोर्ट अब पूरी तरह से सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त हो चुके हैं। यहाँ प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक कटलरी और प्लास्टिक बॉटल्स का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है। टर्मिनल से लेकर फूड कोर्ट, गेट एरिया और बैगेज सेक्शन तक कहीं भी प्लास्टिक की बॉटल, कप, बैग या डिस्पोजेबल प्लास्टिक नहीं है। इस कदम का सबसे बड़ा असर ये कि हर साल कई सौ टन प्लास्टिक कचरे में कमी आएगी और एयरपोर्ट्स का कार्बन फुटप्रिंट तेजी से घटेगा। भारत सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में अन्य बड़े एयरपोर्ट्स को भी ग्रीन एयरपोर्ट मॉडल में बदला जाए। देश को 2025 की एक और गुड न्यूज तब मिली जब दिवाली और भी ज्यादा ग्लोबल हो गई। यूनेस्को ने दिवाली को अमूर्त विश्व धरोहर घोषित किया। यूनेस्को ने दीपावली को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल कर लिया। ये फैसला यूनेस्को की अंतर्राष्ट्रीय समिति की बैठक में लिया गया, जिससे भारत की सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक स्तर पर नई मान्यता मिली है। यूनेस्को के इस फैसले के बाद दिल्ली में कई जगहों पर एकदम दिवाली जैसा माहौल बन गया। लाल किला, चांदनी चौक, इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, कर्तव्य पथ जैसी फेमस जगहों को रोशनी से सजाया गया। कई सरकारी इमारतों को भी दीपावली की तरह रोशनी से सराबोर किया गया। यूनेस्को की ओर से दी गई इस गुड न्यूज पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी खुशी जताते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, भारत और दुनिया भर के लोग बहुत खुश हैं। हमारे लिए दीपावली हमारी संस्कृति और मूल्यों से बहुत करीब से जुड़ी हुई है। ये हमारी सभ्यता की आत्मा है। ये रोशनी और सच्चाई का प्रतीक है। यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में दीपावली के शामिल होने से इस त्योहार की ग्लोबल लोकप्रियता और भी बढ़ेगी। प्रभु श्री राम के आदर्श हमें हमेशा रास्ता दिखाते रहें। दीपावली सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का प्रतीक है, जो हमें आंतरिक ज्योति जलाने, बुराई पर अच्छाई की जीत और जीवन में सकारात्मकता लाने का संदेश देता है। जैसा कि भगवान राम के अयोध्या लौटने पर दीपों से नगर को सजाने की परंपरा में झलकता है। भारत में बाघों की आबादी में ऐतिहासिक इजाफा 2025 की सबसे बड़ी गुड न्यूज में से एक रही।
ये कामयाबी भारत के सफल संरक्षण प्रयासों और प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता को दर्शाती है। नए आंकड़ों के अनुसार देश में टाइगर पॉपुलेशन में पिछले कुछ सालों के मुकाबले में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2025 में भारत में बाघों की संख्या 4000 के आंकड़े को पार कर गई, जबकि 2010 में भारत में करीब 1700 बाघ ही थे। यानी सिर्फ 12 साल में बाघों की संख्या दोगुनी हो चुकी है। आज दुनिया के करीब 75% बाघ भारत में रहते हैं। ये वन्य जीव संरक्षण की दिशा में एक बड़ी सफलता है और भारत के लिए गर्व का विषय है। ये ऐतिहासिक बढ़ावा ऐसे साल में आया जब भारत ने अपने प्रमुख वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रम प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ मनाई, जो 1973 में शुरू हुआ था। 2025 भारतीय खेल इतिहास में सुनहरा साल साबित हुआ। इस साल भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वो कर दिखाया जिसका सपना हर भारतीय ने देखा था। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम पहली बार आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप अपने नाम कर चुकी है। फाइनल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से मात दी। इस जीत के साथ ही कप्तान हरमनप्रीत कौर महिला विश्व कप जीतने वाली दुनिया की सबसे अधिक उम्र की कप्तान बन गईं। हालांकि फाइनल तक का सफर टीम इंडिया के लिए आसान नहीं था, क्योंकि शुरुआती 2 मैच जीतने के बाद टीम ने हार की हैट्रिक लगाई थी। लगातार 3 मैचेस की हार के बाद लगने लगा था कि अब भारत का सेमीफाइनल तक पहुंचना मुश्किल है, लेकिन न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के खिलाफ जीत के बाद भारत डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल खेलने उतरा और ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई और पहली बार विश्व कप अपने नाम किया। दो 2025 में खेल के मैदान से एक और गुड न्यूज आई जब भारतीय ब्लाइंड महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रचते हुए पहला T20 विश्व कप अपने नाम कर लिया। ये टूर्नामेंट पहली बार आयोजित किया गया था और पहली ही बार में टीम ने विश्व कप अपने नाम किया। इस प्रतियोगिता में भारत ने न सिर्फ वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीती, बल्कि पूरे टूर्नामेंट में अजय भी रही। टीम इंडिया ने कोलंबो में खेले गए फाइनल मुकाबले में नेपाल को 7 विकेट से हराया। खेल के मैदान में भारतीय महिलाओं के लिए 2025 गुड न्यूज से भरा रहा। 2025 में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने भी इतिहास रचते हुए कबड्डी विश्व कप अपने नाम किया। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने चीन ताइपे को 35-28 से हराकर लगातार दूसरा विश्व कप खिताब जीता। ये जीत खेल में भारत के दबदबे और महिला एथलीट्स की बढ़ती ताकत का स्पष्ट संकेत है।